सरकार को 2 वीक में उसके अंदर जो भी एफिडेविट है उनको फाइल करना है पुनर्वसन करने के बारे में। आपने जो निर्देश है, माँ बोले तो संविधान, उसका जो निर्देश है कि किसी को भी ऐसे बिना छत का इस देश में रखा नहीं जा सकता और चुनी हुई सरकार की वो जिम्मेदारी। सेशन या अभी भी सेशन चल रहा है, उस सेशन में इसके बारे में कुछ एक ऐसा सब्सटेंशियल काम इन्हीं को करना है। अल्टीमेटली एमएलए ये मुख्यमंत्री के ऊपर है, तो एमएलए फिर हमारे जो चुन के दिए हुए उन्होंने ये बात वहां पे चढ़ी होती है, लोग बेनिफिट ले रहे हैं। बेनिफिट इन द डिसएडवांटेज 350-400 साल पहले औरंगजेब को खोजने जा रहे हैं, तो औरंगजेब तो इसी कॉर्पोरेशन में और हमारे ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए उसका ये जीता जागता दाखला है। औरंगजेब और क्या था? औरंगजेब यही देने तक बात ठीक थी। वो जो माँ को आपने आसरा दे वो कौन है? वो आपकी मालिक है, आप उसके मालिक नहीं है कि आप उनको मेहरबानी दिखाओ। आप उसके घर में गए थे, माँ मुझे वोट दो, आपकी सेवा करनी है, और उसके घर के अंदर जो धन पड़ा हुआ है, जिस धन से वो आपको ही पगार देती है 2-2 लाख महीने का, गाड़ी देती है, बंगला देती है, नौकर देती है, और ऐसे मालिक को बाहर करके छोटा सा टेंट बना के दे दिया, तो उसके नीचे आपका नाम लिखते हो आप सेवक होने के बावजूद भी। ये क्रूरता नहीं तो क्या है? हम सबको भी मालिक के हिसाब से उनके साथ बर्ताव करना जरूरी है, ये मेहरबानी नहीं है। एमएलए लोग जो है ना, ये वेतन पे है, ये वतनदार नहीं है। शिवाजी के विचार के खिलाफ की मानसिकता है, बिकॉज मालिक ही सोया हुआ है, धर्म के नशा में है। हम सबको धर्म की नशा में रख के हमारे ही घर में सेवा के नाम से आके हमको ही घर के बाहर कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने जब वो चुन के आए, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, इन सब सेवकों का वो प्रधान है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित है आज बातचीत करने के लिए, जिसका नाम है विजय कुरले। हाईकोर्ट में लगातार इनकी बहस जब होती है जज के सामने, तो कहीं न कहीं बात सुर्खियों में बन ही जाती है। कारण साफ, उन लोगों के लिए लड़ना जो दबे हैं, जो कुचले हैं, जिनकी आवाज कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया। आइए सीधे मुलाकात करते हैं 41 इमारत के उस विषय पर जो बहुचर्चित है। अगर हम ये कहें कि नालासोपारा वसई विरार से बाहर उठकर महाराष्ट्र में भी इसकी चर्चा है, तो वो कम नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार इस पर नजर गड़ाए बैठी है। और कहीं न कहीं जब अधिवक्ता विजय कुरले कोई बात बोलते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर नियम में तब्दील करने का प्रयास किया जाता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सी बात है जो महाराष्ट्र सरकार ने देखा, सुना, समझा वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुरले की, बाद में उसको नियम में तब्दील किया है। आइए सीधे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक है, आप बोलिए क्या चल रहा है? बस एकदम। कोर्ट का निर्णय 41 इमारत पर थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा बताइए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल होने के बाद पहले ही सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्देश कॉरपोरेशन को दिया था, स्टेट को भी दिया था साइमल्टेनियसली, कि आप इनका कैसे रिहैबिलिटेशन कर रहे हो उस बारे में आप अपना शपथ पत्र दाखिल कीजिए। वो शपथ पत्र अभी लास्ट जो सुनवाई हुई, अभी कौन सी डेट में हुई, अभी 2 दिन पहले जो सुनवाई हुई 6 तारीख को, तो वो सुनवाई में कॉरपोरेशन ने तो अपना एफिडेविट ऑलरेडी फाइल कर दिया है, और वो एक्सपेक्टेड था, वो अपेक्षित था, बिकॉज कॉरपोरेशन के पास कोई भी महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन की खुद की कोई ऐसी पुनर्वसन की योजना नहीं है। अगर ऐसी पुनर्वसन अगर करने की कोई नौबत आ भी जाती है, तो उनको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हाउसिंग पॉलिसीज़ है उसी के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो उसी के लाइन में उन्होंने अपना रिप्लाई सादर किया है, अपना एफिडेविट सादर किया है। अभी उसका जो एफिडेविट आया हुआ है उसका एनालिसिस करके हमको उसके ऊपर काउंटर एफिडेविट, उसको रिजॉइंडर बोलते हैं हमारे कानून के भाषा में, तो वो हम सादर करेंगे। साथ साथ में मैंने ये बात माननीय उच्च न्यायालय के भी ध्यान में लाई है कि उन्होंने जो एफिडेविट फाइल के ऊपर अगर देखे उसको, तो उनका यही कहना है कि उनके पास कोई खुद की पुनर्वसन की योजना नहीं है, और दैट इज़ अ फैक्ट कि कोई ऐसी कॉर्पोरेशन नहीं बढ़ जाती है सरकार की। तो हाँ, तो इसीलिए अभी आप सरकार को डायरेक्शंस दिया जाए कि अभी इस मामले में आप वो कैसे आगे बढ़ते हैं उनके पुनर्वसन के लिए, और उसको टाइम बाउंड एक्शन में उनको एफिडेविट फाइल करने के निर्देश दिया जाए। तो हमारी बात को आगे रखते माननीय उच्च न्यायालय ने अभी सरकार को 2 वीक में उसके अंदर जो भी एफिडेविट है उनको फाइल करना है पुनर्वसन करने के बारे में, वो करने के लिए निर्देश दे दिए। अब 13 तारीख को आप कोर्ट में बहस करते हैं, 13 फरवरी को 15 के आसपास मेरी आपकी एक मुलाकात होती है, जिसमें आप साफ तौर पर अगर घर तोड़ने से पहले घर देने की बात कहते हैं, अगर तोड़ते हैं तो उनको टेंट बनाकर रहने की बात करते हैं, अगर रहने वो वहां कहीं अगर जाते हैं तो उसे किराया देने की बात करते हैं, ऐसे तमाम मुद्दों की आप बात करते हैं। ये सारी बातें अभी हाल ही में एक नियम के तहत शायद इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या कुछ कहेंगे उस पर? क्या इम्प्लीमेंट किया गया और क्या कुछ? हाँ, अभी
वसई विरार के साथ साथ राज्य के बहुत सारे इलाके में ऐसी कार्रवाई के सब ऐसे मैटर्स सामने आए, कोर्ट के सामने आए, हो रहे हैं, पब्लिक डोमेन में हैं। आप जैसे पत्रकार उसको कवर कर रहे हैं, बल्कि उनको न्याय मिले ऐसे लोगों को। और आपके साथ बात करते हुए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आप उसकी इनिशिएटिव लिए कि लोगों को संविधान क्या है, संविधान अपनी एक माँ के हिसाब से कैसे हम सबको प्रोटेक्ट करती है, इसको बहुत सरल भाषा में बस इसीलिए सबसे बड़ी इसी एक मकसद से, इसी एक शुद्ध हेतु से हमने एक इसके ऊपर इंटरव्यू की। और उसमें इंटरव्यू में जो हमने बात की वो बात थी ही राज्य शासन ने किधर बहुत ही गंभीरता से लेके अभी 25 फरवरी 2025 को एक गाइडलाइन इशू की है। तो इसलिए हम राज्य सरकार का भी धन्यवाद करेंगे। और हमारा यही मकसद है कि हम किसने किसको वोट दिया उससे कोई हमको कोई मकसद नहीं है, मतलब बट जो भी वोट रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट आना चाहिए। और सबसे पहले हम सब लोग एक ही चीज़ को एक ही जगह पे अकाउंटेबल है, उसका नाम है संविधान की जो अपनी माँ है। हर 140 करोड़ जो लोग हैं, जज है, उसमें जज भी आते हैं, अफसर भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं, सब हम लोग अकाउंटेबल है हमारे माँ को जिसका नाम संविधान है। और संविधान के कुछ निर्देश है, उस निर्देश को पालना हम सबकी जिम्मेदारी है। उसी निर्देश का पालन करते हुए राज्य शासन ने ये डायरेक्टिव गाइडलाइंस इशू की है कि ऐसे अगर कुछ तोड़क कार्रवाई के दरमियान किसी के फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है, उनके स्पेशली राइट टू शेल्टर की बात है, तो उसका एक रिपोर्ट बना के वो रिपोर्ट सादर किया जाए। फिर वो रिपोर्ट पे अगर समझो शासन के पास कोई उस तोड़क कार्रवाई के दरमियान पुनर्वसन करने के लिए योजना है, तो योजना का इम्प्लीमेंटेशन होगा और उनको घर दिया जाएगा। पहले या बाद में दोनों। अभी कैसा है, अभी बहुत सारी तोड़क कार्रवाई हुए तो उनके सामने अभी उसको ट्रांजिट अकोमोडेशन करना जिम्मेदारी सरकार की, उसका भी लेखा टेंट बना के या उनके सरकार के खुद के कुछ परमानेंट ट्रांजिट कैंप्स होते हैं जगह जगह पे, हर एक कॉर्पोरेशन के जुरिडिक्शन में होते हैं, मुंबई में होते हैं और हर एक होता है। तो वो भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ऐसे कितने परमानेंट ट्रांजिट कैंप्स हैं कि ऐसे कार्रवाई के दरमियान लोगों को देने पड़ते हैं। तो उसमें फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से उनको ट्रांजिट कैंप में देना पड़ेगा। अगर ट्रांजिट कैंप अभी अवेलेबल नहीं है और पंतप्रधान आवास योजना हो, एसआरए हो या म्हाडा को कोई जिम्मेदारी देने की बात अगर आती है तो वो टाइम जाएगा, 1 साल या 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल जा सकता है। तो दरमियान भी कोई जब ट्रांजिट अकोमोडेशन उनको देना पड़े, तो अगर ट्रांजिट कैंप अपने पास नहीं है तो कोई एक टेम्पररी शेड भी बना सकते हैं या टेम्पररी ट्रांजिट कैंप खड़े कर सकते हैं, या तो उनको कोई रेंट का भी एक प्रावधान सरकार कर सकती है। सारा जिक्र है नहीं, ये सर सारा जिक्र इसमें है, बिकॉज एक टेम्पररी ट्रांजिट कैंप भी खड़ा कर सकता है। लेकिन माँ का अपने जो निर्देश है, माँ बोले तो संविधान, उसका जो निर्देश है कि किसी को भी ऐसे बिना छत का इस देश में रखा नहीं जा सकता और चुनी हुई सरकार की वो जिम्मेदारी है। तो वही जिम्मेदारी अपने इंटरव्यू के बाद शासन को अगर उसको रियलाइज हुआ होगा या उनको पता भी है बट लोगों को पता नहीं है, लोग धर्म की नशा में पूरे डूबे हुए हैं, तो उसका भी एक फायदा मिल जाता है सरकार को। लेकिन आपके जैसे लोग आगे आने के बाद लोगों को जब समझाते हैं कि हमारी संविधान क्या है और संविधान के प्रति, संविधान के अंदर चुनी हुई सरकार की क्या जिम्मेदारी है, तो उसका फिर ऑटोमेटिकली जब उनको वही डर होता है कि हमारी जिम्मेदारी संविधान के तहत लोगों के प्रति क्या है, ये जब लोग समझने लगेंगे तो कल जाके हमारे पास सवाल खड़े हो जाएंगे या हमें कटघरे में खड़ा करके लोग हमको ये सत्ता से बाहर कर सकते हैं। तो वो एक डर के माध्यम से भी जब पृष्ठभूमि हिलने लगती है इस तरह के निर्णय लेगा, बिकॉज वो आते हैं संविधान के निर्देश से सेवा करने के लिए, फिर वही संविधान उनको निर्देश देता अभी आपको ये सेवा करनी है लोगों की। अगर वो सेवा ना करते, अगर लोगों को धर्म के नशा में रख के वो अपना घर, हमारे लोगों का घर लूटने की अगर काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन संविधान जैसे ही लोगों को पता चलेगा तो लोग उनको सवाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो वही डर से सब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो ये लाभ ये हुआ कि एक तो इस तरह का नियम आ गया। दूसरा ये है कि कोर्ट में हमारी 41 इमारतों के लोगों की लड़ाई चल रही है। अच्छा, यहाँ पर 41 इमारत के लोगों को इसका लाभ फिलहाल मिल सकता है या अभी क्योंकि टूट चुका है इसलिए तो अभी कैसा है कि हमारा इशू जो है वो माननीय उच्च न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया हुआ है। तो हम अभी उच्च न्यायालय आगे इसमें कैसे बढ़ रहा है तो उसका न्यायालय का एक प्रेरोगेटिव है, न्यायालय का एक विशेषाधिकार है, बट न्यायालय के ऊपर कुछ एक मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम न्यायालय में कर रहे हैं। तो न्यायालय डेफिनेटली इसमें ये जो अभी गाइडलाइंस लिए हैं, ये गाइडलाइंस के हिसाब से राज्य सरकार भी न्यायालय को अभी जो 2 वीक के अंदर उनको एफिडेविट फाइल करना है उसमें इसका जिक्र करेगी या इसको जो भी और अच्छा इससे भी आगे जाके कुछ करना रहेगा वो न्यायालय के सामने वो सादर करेगी। लेकिन दरमियान जो बाकी के लोगों के लिए जो ये तोड़क कार्रवाई होगी, उनके लोगों का फंडामेंटल राइट जो वायलेट होगा
उनको मैं समझता हूं कि इस गाइडलाइन के हिसाब से न्यायालय ने थोड़ी सी एक राहत देने का काम कर अच्छा, दिया। इसमें एक और आश्चर्यजनक बात है कि जब ये यहाँ के महानगर पालिका जब कोर्ट में जा रही थी, उस दौरान क्या उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया था कि इन्हें जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनको पुनर्वसन करना चाहिए, शासन को मदद करनी चाहिए? इस तरह का जिक्र बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक अगर जिम्मेदारी है महानगर पालिका की कि इसका जिक्र करना, अगर जिक्र किया था या नहीं किया था? जैसे कि हमने अपने लास्ट मुलाकात में भी इस बारे में हमने चर्चा की कि सबसे पहले हम सब कॉन्स्टिट्यूशन को अकाउंटेबल है, संविधान को अकाउंटेबल है, संविधान के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। तो हर एक अफसर जिसको ऐसी कोई जब कार्रवाई करनी होती है तो सबसे पहले उसको देखना है कि ये कार्रवाई के दरमियान किसी के फंडामेंटल राइट्स का, मूलभूत हक का, मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है ना। और समझो कोई हनन हो रहा है तो उसको वो कार्रवाई वहाँ पे रुक के पहले वो जो अधिकार लोगों के हनन हो रहे हैं उसका एक रिपोर्ट बना के उसको उनके सीनियर्स के पास, उनके वरिष्ठ लोगों के पास रखने की जिम्मेदारी है। और वरिष्ठ लोगों को भी अगर लगा कि हमारे पास ऐसे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई धोरण नहीं है कि जिसको हम इम्प्लीमेंट करके इनका मौलिक अधिकार का एक उनको अबाधित रखे और उनको कोई राहत दे, तो उन्होंने फिर शासन के पास रखना है। तो वो जो काम था वो काम महापालिका ने ये जो रिप्लाई फाइल किया है माननीय उच्च न्यायालय में, वो रिप्लाई में हमें दिख रहा है, जिक्र है उसका जिक्र है कि इन लोगों ने इतना लोगों का उसमें मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है। और ये सब रिपोर्ट शासन के पास ऑलरेडी रखा हुआ है। ये कब किया गया था? ये कुछ अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024, हाँ, एक दो चार पाँच महीने पहले, 4 महीने पहले इन लोगों ने पूरा बना के कि इतने लोगों का उसमें मौलिक अधिकार का जो निवारा का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो उसके लिए हमको शासन की जरूरत है, उनके फंड से या उनके कोई धोरण से कि जिसका इंप्लीमेंट करके उनको हम पुनर्वसित करें। ऐसा एक रिपोर्ट ऑलरेडी दे के रखा है। यानी इसका मतलब ये कि नए जो विधायक आए जिन्होंने ये वादा किया था कि घर के बदले चाबी देंगे, फिर घर देंगे, अगर वो इसको ठीक से पढ़ते तो इसको बेस बनाकर वो लड़ाई लड़ सकते थे। और वो अभी ये हमारा सरकार आने के बाद जो भी सेशन या अभी भी सेशन चल रहा है उस सेशन में इसके बारे में कुछ एक ऐसा सब्सटेंशियल काम इन्हीं को करना है। अल्टीमेटली एमएलए ये मुख्यमंत्री के ऊपर है। एमएलए जो उसमें रिजोल्यूशन करके देगा, जो रिजोल्यूशन करके देगा, एमएलए जो वहां पे अपनी बात रख के ठहराव करके देगा, उसका इंप्लीमेंटेशन करने का काम मुख्यमंत्री का है। तो एमएलए फिर हमारे जो चुन के दिए हुए उन्होंने ये बात वहां पे चढ़ी होती यार, उनको पता भी रहेगा, बट लेकिन वही लोग बेनिफिट ले रहे, बेनिफिट इन द सेंस डिसएडवांटेज ले रहे कि लोगों को क्या समझता है संविधान, लोगों को क्या समझता है उनके हक, लोगों को क्या पता है कि हमारा उनके प्रति क्या दायित्व है। तो इसी का वो लोग एक यानी कि एक बात साफ है कि कहीं न कहीं अगर ये दोनों ही आमदार यहाँ की जो तीनों आमदार ये अगर पढ़ लेते उस बात को जो एफिडेविट फाइल पहले अक्टूबर में जो रिपोर्ट रखा है, पालिका ने रिपोर्ट दर्ज की थी, तो शायद उसको बेस बनाकर अब अधिकारियों से भी लड़ाई लड़ सकते थे और शासन में भी लड़ सकते थे, शासन में। और उनका वो घटनात्मक वो संवैधानिक कर्तव्य था। यानी ये बार-बार लोगों के प्रति बार-बार जो रिप्लाई कर रहे थे नहीं कोर्ट ने बोला है तो हम नहीं कर सकते, मैं आपको नहीं कर सकते, मतलब ये लाइन गलत ही थी। सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस ने भी ऐसा कोई डिसीजन दिया हो कि जो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है तो वो भी संवैधानिक नहीं है, वो असंवैधानिक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ऐसा कायदा अस्खलित किया है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि वहां तो विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे, अब आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको शिक्षा, आपको स्वास्थ्य सब मिलना चाहिए। वहां पर जो विद्यालय था, जहां पर वहां के रहवासी विद्यालय में पढ़ रहे थे बच्चे, वो बच्चों का वो विद्यालय तोड़ दिया गया। अब विद्यालय में अशिक्षित होने की उनकी बारी आ गई, 10वीं की परीक्षा उनकी चूंकि जारी थी, अब तो इस पर क्या कहेंगे? ये आर्टिकल 21 का बड़ा हनन हो गया। आज मेरे सामने कुछ लोग आए हैं उसी बस्ती के, और उन्होंने जब मेरे को बताया, मैं सच्चे में उसमें बहुत ही शॉक हो गया कि बिकॉज ये बात पहले तक अभी तक नहीं थी मेरे सामने। अच्छा, लेकिन ये आज पता चली है, तो मैं उस बारे में माननीय उच्च न्यायालय के सामने जल्द से जल्द ये बात कैसी आएगी, इसी याचिका में लानी है या उसके लिए कोई दूसरी एक याचिका अगर फाइल करनी है, वो सोच के मैं वो बात माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में, संज्ञान में लाने की कोशिश करूंगा आने वाले 2-4 दिन में। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बात है। यही आर्टिकल 21 में शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों का हनन कॉरपोरेशन के अधिकारी दिन दहाड़े कर रहे हैं, तो आज हम जो 300, 350, 400 साल पहले औरंगजेब को खोजने जा रहे हैं, तो औरंगजेब तो इसी कॉरपोरेशन में और हमारे ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए, उसका ये जीता जागता दाखला है। औरंगजेब और क्या था? औरंगजेब यही था, यही क्रूरता थी।
मैं तो यहाँ पे डिमोलिशन के टाइम पे भी जिस हिसाब से प्रेग्नेंट वुमेन को अगर बाहर, प्रेग्नेंट महिलाओं को बाहर खींचा गया, बच्चों को बाहर खींचा गया, न्यू बॉर्न बेबीज को, क्रूरता और क्या होती है? शिक्षा से वंचित किया गया, शिक्षा से वंचित कर दिया। यही औरंगजेब का एक नीति थी, पहचान थी, और वही पहचान आज हमको देखने मिल रही है हमारे चुने हुए लोगों से। तो ये जो बात है, ये बात वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बट मेरे संविधान ने एक वकील के हिसाब से, ये जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से मेरे ऊपर भी जो एक जिम्मेदारी दे के रखी है ऐसे लोगों के प्रति, उस जिम्मेदारी को पालन करते हुए मैं इस बात को भी माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए जितना जल्द से जल्द प्रयास करूंगा, और ये बात भी मैं बहुत अच्छी तरह से माननीय उच्च न्यायालय के कह रहे हैं कि इस तरह से क्रूरता दिखाई। उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया कि 14 दिन 15 दिन के बाद एक 84 साल की बुजुर्ग महिला थी जिनको आसरा दिया, महानगर पालिका के अधिकारी गए थे, फिर उन्हें आसरा दिया। उसमें कई लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लिखा कि स्नेहा दुबे पंडित जो क्षेत्रीय विधायक हैं, वो सही उनके कहने पर एक बुजुर्ग महिला को आसरा दे चुका है। तो अच्छा काम भी तो किया। देखो, एक आसरा देने तक बात ठीक थी, बट आसरा देने के बाद उसके नीचे उसका नाम जो लिखना है, ये औरंगजेब से ही ज़्यादा क्रूरता का काम है। वो जो माँ को आपने आसरा दे, वो कौन है? वो आपकी मालिक है। अच्छा, संविधान के हिसाब से आप उसके मालिक नहीं है कि आप उनको मेहरबानी दिखाओ। वो आपकी मालिक है। आप उसके घर में गए थे, माँ मुझे वोट दो, आपकी सेवा करनी है, और उसके घर में जाने के बाद आपने उसको घर के बाहर कर दिया, और उसके घर के अंदर जो धन पड़ा हुआ है, जिस धन से वो आपको ही पगार देती है, 2-2 लाख महीने का, गाड़ी देती है, बंगला देती है, नौकर देती है, और ऐसे मालिक को, जिसको आपने उसके घर में सेवा करने के लिए गई थी, उसको बाहर करके छोटा सा टेंट बना के दे दिया, तो उसके नीचे आपका नाम लिखते हो आप सेवक होने के बावजूद भी। ये क्रूरता नहीं तो क्या है? उल्टा ऐसे जितने भी लोगों को आपने बाहर कर दिया है, वो सब आपके मालिक है। आपने उनके घर के अंदर जाने के बाद उनको ही बेघर किया गया है सेवक ने। ये जिम्मेदारी, ये जो हकीकत है, ये हकीकत ध्यान में रखते हुए आज जिम्मेदारी से आपको इस समाज में रहना बहुत जरूरी है, और हम सबको भी मालिक के हिसाब से उनके साथ बर्ताव करना जरूरी है। ये मेहरबानी नहीं है। वो तो लगातार मुख्यमंत्री से मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी ऐसे ही जो वतनदार थे ना, वो वतनदार को खत्म करके वेतनदारी लाई थी, और वो वेतनदारी छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से लेके आज तक चल रही है। ये एमएलए लोग जो है ना, ये वेतन पे है, ये वतनदार नहीं है। तो तुमने किसी को घर देख के नीचे नाम लिखना, ये तुम्हारी वतनदारी की मानसिकता है, वेतनदारी की नहीं। ये छत्रपति शिवाजी के विचार के खिलाफ की मानसिकता है। आप उसके सेवक हैं, आप उसके मालिक नहीं है। वो आपकी मालिक है, वो आपको पगार देती है, और आप उधर उसको उसी के घर से बाहर निकाल के उसको छोटा सा टेंट देने के बाद इसका नाम लिखते हो, ये क्या मानसिकता है? आप ये कह रहे हैं, लेकिन वो तो लगातार जब मुख्यमंत्री से एक मुलाकात होती है तो फिर वायरल कर देती हैं कि पुनर्वसन की हमने बात की, आज गई, मैंने फिर उनसे बात की है, रिक्वेस्ट किया है कि उन्होंने मीटिंग बुलाने की बात की है मुख्यमंत्री जी ने। इस तरह की बातें तमाम वायरल करने के बाद वाहवाही लूटने का काम होता है। आप तो कह रहे हैं कि नहीं, वो करेंगे ही, बिकॉज मालिक ही सोया हुआ है, धर्म के नशा में है। मालिक खुद धर्म के नशे में, उसको कहाँ पता है कि हमारी माँ जो है संविधान, उसने, हाँ, जनता की बात कर रहे हैं, उनको पता है ना, और वही वो काम करते हैं। वो बल्कि वो मालिक बन जाते हैं और हम नौकर बन जाते हैं। तो वही हम 3 घंटे इंतजार करते हैं कार्यालय के बाहर खड़े। हम सबको धर्म की नशा में रख के हमारे ही घर में सेवा के नाम से आके हमको ही घर के बाहर कर देते हैं, और वही काम हो रहा है। तो हमको अभी पहले हम सबको हमारे मालिक के हिसाब से ऐसे सेवकों के साथ बर्ताव करना सीखना चाहिए, तब ये सेवक अपने सेवक से। खुद प्रधानमंत्री ने जो बोला था, खुद प्रधानमंत्री ने जब वो चुन के आए, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, इन सब सेवकों का वो प्रधान है, वो खुद ने बोला था, और वही हकीकत है। वो कोई गलत नहीं है, हमारे माँ के हिसाब से वही हकीकत है। हमारा वोट देके जो भी इस सिस्टम में बैठा हुआ है, वो अफसर हो, एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, ये सब हमारे सेवक है, हम उनके मालिक हैं। वो वेतन पे हैं, और वो वेतन हमारे से ही खून पसीना से जमा हुआ पैसे से मिलता है। और ऐसा सेवक अगर मेरे घर में आने के बाद मेरे को ही बाहर करके छोटा सा टेंट दिखा के दिखाई देगा कि देखो मैंने मेहरबानी की, तो ये क्या है? ये छत्रपति शिवाजी की जो स्वराज की संकल्पना थी, वो संकल्पना के कंप्लीटली विरोधी मानसिकता है। जो वतनदारी की उन्होंने खत्म करके वेतनदारी लाई थी, आज ये लोग अपने को वतनदार समझने लगे हैं, विचारों का हनन कर रहे हैं। हनन कर रहे हैं।
वो कातिल है, छत्रपति शिवाजी के विचार के कातिल है। आप ये कहने का मतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदाबाद कहने से ही सब कुछ नहीं होता, उनके विचार, उनके विचारों को, उनको विचार को आपको फॉलो करने का, उनके विचार पे आपको चलना पड़ेगा। और उनका विचार यही है, उनका विचार वतनदार का नहीं था, उल्टा वतनदार को खत्म करके, बिकॉज वतनदार लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, लोगों का शोषण करते थे, लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, इसलिए उन्होंने वतनदारी पूरी खत्म कर दी और वेतनदारी लाएगी। जो भी मेरे वो इलाके का वो कोई प्रमुख आदमी है उसको वेतन दिया जाएगा, उसको वतन नहीं मिलेगा। वो जो भी वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो हमारे स्वराज में आएगा और उसमें से उसको वेतन दिया जाएगा। वो वेतनदारी आज तक चली आई है, लेकिन दुर्भाग्य से वो पेपर पे, और इनकी मानसिकता वही वतनदारी लोगों की है। और उसके हिसाब से ये दिख रहा है, ये माँ है, बूढ़ी माँ है, उसको जो घर देने के बाद नीचे जो नाम लिखा हुआ है वो वही मानसिकता है जो छत्रपति शिवाजी के स्वराज की विरोध में है, उसके विचार के विरोध में है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है 41 इमारत के लोग इस पूरे, चूंकि आपकी जब आता है इंटरव्यू तो बड़ा गौर से देखते हैं, उम्मीदों के साथ देखते हैं, वो किस उम्मीद से अभी संविधान की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहें और शांत रहें? देखो कैसा है कि आज टाइम लग रहा है, इसी का कारण यही है कि हम सब बहुत, जो जिम्मेदार थे उन्होंने ठीक से काम नहीं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, और हमने भी उनकी जिम्मेदारी कभी फिक्स करने का आज तक काम नहीं किया। आज ये जनहित याचिका के वजह से इनका क्या काम है, और हम आज जो बात कर रहे हैं ये सही मायने में ये आगे जाके बहुत बदलाव लाएगा। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत आशावादी हूँ इस बारे में कि ये बात जितने लोगों तक पहुंचेगी वो खुद अभी अपने को एक मालिक के हिसाब से इन सब लोगों के साथ बर्ताव करना शुरू करेंगे। उस टाइम पे देखना कि जो आए हैं ना यहाँ पे, उनको पता है मालिक सोया है, मालिक का घर बहुत ही संपत्ति से भरा हुआ है, जब तक सोया है तब तक हम उसको लूट सकते हैं, जिस दिन जगेगा हमको लूटने नहीं आएगा। तो उस टाइम पे ये जो लूटने के मानसिकता से जो सिस्टम में आए हुए हैं ना, ये ऑटोमेटिक बाहर चले जाएंगे, और जिनको एक्चुअली सेवा करनी है वो इस विधिमंडल, इस सरकार में बैठेंगे और इस देश में बहुत खुशहाली आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आप जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत सराहनीय जैसा है, और आपके जैसे ऐसे अगर हर मोहल्ले में, हर राज्य में, हर सिटी में अगर पत्रकार खड़े हुए हैं तो मेरे को लगता नहीं कि बहुत कुछ ज़्यादा टाइम जाएगा। अगली विधानसभा हो या लोकसभा हो, वो तो वही पे चलेगा कि मैं मालिक हूँ, तुम सेवक हो, सेवक के जैसा रहना। चलिए, धन्यवाद। ये थे अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुरले। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से इन्होंने तर्क रखे थे उस तर्क का कहीं ना कहीं सहारा लेते हुए राज्य सरकार ने एक नियम पारित किया। अच्छी बात यह है कि 41 इमारत के लोगों की वजह से जिस तरह से याचिका गई, चेतन भोई ले गए, उसके बाद एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुरले जी ने बहस की, उसके बाद राज्य सरकार जगी और उसके बाद नियम में तब्दील करने का प्रयास उन्होंने जारी किया। हालांकि उसको लागू करने में जिस तरह थोड़ा दिन समय लगेगा, लागू जिस तरह से हो जाएगा। सवाल ये है कि इस तरह की लड़ाई अगर आप एकजुटता के साथ आगे लड़ेंगे तो पुनर्वसन भी होगा और सही निर्णय भी आएगा, और हजारों लोग जो बेघर पूरे कई इलाकों में, देश में या राज्य में कहीं कहीं होते हैं, उनको पुनर्वसन के नाम पर आर्टिकल 21 का लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।